बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि दल बदल से जुड़ा हुआ है। सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कि दल बदल विरोधी कानून भारत में सरकारों की स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है, और ये तीसरे नंबर का सवाल पूछा गया है जो टेस्ट पेपर आपको दिया था मैंने। तो इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। 100 शब्दों में इसको लिखना होगा बीपीएससी में, यूपी में थोड़ा सा ज़्यादा शब्द में भी आप लिख सकते हैं। तो दल बदल की बात हम करते हैं। दल बदल आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ही होते रहता है जब कभी चुनाव नज़दीक आता है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसी दल बदल को हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये दल बदल कई तरीके से अच्छा भी आपको दिखेगा, कई तरीके से खराब भी दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम सवाल पे बात करेंगे। तो सवाल जो दिया गया उसको समझिएगा। सवाल पूछा गया है दल बदल विरोधी कानून। तो ऐसा कोई भारत में कानून है तभी ये पूछा गया है। दल बदल विरोधी कानून भारत में सरकारों की स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब देखिए किस प्रकार प्रभावित करता है। तो जो प्रभाव पूछा गया है, तो हो सकता है कि इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होंगे और इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव होंगे। तो सरकारों की स्थिरता पे हम देखेंगे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी प्रभाव। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे सरकार एकदम से स्थिर ही हो गई है। आप लोग देखते हो कि अलग अलग देशों में जो सरकारें हैं वो 15 साल से चेंज ही नहीं है, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक हम दोनों प्रभाव पे बात कर लेंगे। नेता पार्टी बदलते ही रहते हैं। अब चूंकि यहाँ पूछा नहीं गया है विधानसभा है या फिर लोकसभा है, तो विधायक और सांसद दोनों में से कोई शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक छोटी सी भूमिका मैंने आपको समझाने के पर्पज से तैयार किया है और यही इसकी परिभाषा भी है। भारत में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अवसरवादी दल बदल को रोकना था। अब देखिए इसको रोकना है, कर दीजिए, रोकना है। तो भारत में 52वें संविधान से ये तो आपको लग रहा हो कि पीटी फैक्ट्स है, लेकिन दल बदल विरोधी कानून यही तो है। ठीक है, तो आपको ये बात लिख देना है। और इसका पर्पस क्या था। तो दल बदल विरोधी कानून का जो पर्पस था कि जो राजनीतिक स्थिरता है उसको बनाए रखा जाए और निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अवसरवादी दल बदल को रोकना है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो सिंधिया थे इसी में, लेकिन जैसे ही सिंधिया अपने कई सारे विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़े, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 15 महीने के बाद ही या भीतर ही कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अवसरवादी दल बदल को रोकना था। अब देखिए, अब आप लोग सवाल करेंगे दल बदल तो हो ही रहा है, लेकिन यह कानून कुछ कमजोरियों को भी अपने साथ लिए है। इसी कारण से इसे दल बदल हो भी रहा है, और चूंकि सब कुछ स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, इसी कारण से यह कानून अपने आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लागू भी नहीं है। तो दल बदल तो होगा ही। आप एकदम आदर्श स्थिति को मत समझिएगा कि दल बदल हो ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकारों की स्थिरता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। अब देखिए दल बदल को बैन किया गया है भारत में, लेकिन बैन इस संदर्भ में किया गया है कि अगर स्पीकर को ऐसा लगेगा कि हाँ इन्होंने सरकार को प्रभावित करने की कोशिश की है या अवसरवादी तरीके से दल बदल किया है, तो ये स्पीकर के स्वतंत्र निर्णय पर ही डिपेंड करेगा कि वो दल बदल कानून के तहत उस विधायक या सांसद को लाए या न लाए। तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव ये हो गया कि दल बदल कानून के आ जाने से राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिला। यह कानून विधायकों सांसदों को अनुशासित रखता है और सरकार को कार्यकाल पूरा करने में मदद करता है। इससे बार बार होने वाले अविश्वास प्रस्ताव और सरकारों के गिरने की संभावना कम हो जाती है। आपको यही पॉइंट याद करना है, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनेशन में आप पूरा ये रट्टा मार के चले जाएंगे और फिर वो रिकॉल करेंगे तो रिकॉल होगा ही नहीं, है ना। तो एक पॉइंट आप याद कर लेंगे कि इससे क्या मिल रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है, ध्यान रखना है। दूसरा इसका प्रभाव हो गया कि जो विधायकों या सांसदों की जो खरीद फरोख्त है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग
पर रोक हुई है। पहले विधायकों सांसदों को लालच दे करके, दबाव डाल करके विपक्षी दल में शामिल किया जाता था, जिससे सरकार गिर जाती थी। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अब तो नहीं देखा होगा कि खुलेआम कोई बोल रहा है कि हमारी पार्टी में आइए आपको हम 10 करोड़ देंगे। लेकिन जब ये कानून नहीं था तो लोग बोलते थे कि ठीक है आपको इतना पैसा, इतना ये वो, इतना तमाम तरीके से लालच। तो इस तरीके से सरकार क्या है कि गिर गई। यह कानून ऐसे अनैतिक तरीकों को रोकने में सहायक रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक पहले विधायकों सांसदों को लालच दे करके या दबाव डाल करके, दबाव तो आज भी डाला जाता है, ईडी है, तमाम तरीके से है ना, सीबीआई है, तो दबाव डालकर विपक्षी दल में शामिल किया जाता था। आप लोग तो अफवाह के रूप में सुने ही होंगे मुख्यमंत्री पे भी, नीतीश कुमार का, कि इनके खिलाफ जांच हो सकती है, इस कारण से ये इस पाले में आ रहे हैं। ठीक है, तो लालच देकर, दबाव डाल करके विपक्षी दल में शामिल किया जाता था, सरकारें गिरती थी। यह कानून ऐसे अनैतिक तरीकों को रोकने में सहायक रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लगी है। इसका दूसरा सकारात्मक प्रभाव रहा। पहला रहा कि राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिल रहा है, दूसरा रहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पर रोक लग रही है, और तीसरा रहा कि गठबंधन सरकारों की स्थिरता। गठबंधन सरकारों के दौर में यह कानून पार्टियों को एकजुट रखने में मदद करता है, जिससे सहयोगी दल आसानी से अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हट सकते। अब जैसे बिहार का एग्जाम्पल ले लें, भाजपा और जेडीयू, तो गठबंधन सरकारों के दौर में यह कानून पार्टियों को एकजुट रखने में मदद करता है, जिससे सहयोगी दल आसानी से अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हट सकते। अब इसकी हम खामियां देखते हैं, नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। पहला ये हो गया कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र, उसमें गिरावट, ह्रास हुआ है। दल बदल विरोधी कानून के कारण विधायकों सांसदों को अपनी स्वतंत्र राय रखने की आज़ादी नहीं मिलती। उन्हें पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करना होता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए क्या है इसमें, कि दल बदल विरोधी कानून के कारण जो विधायक सांसद अपनी स्वतंत्र राय नहीं रख सकते। अब बीपीएससी को ही देख लीजिए, बिहार में कोई ऐसा जेडीयू का विधायक जो है वो चाहता है कि बीपीएससी परीक्षा पुनः आयोजित की जाए, लेकिन अब क्या है कि वो राय रख ही नहीं पाएगा, राय रख नहीं पाएगा, तो उसको आज़ादी नहीं मिल रहा है। आज़ादी नहीं, यानी कि वो अपनी पार्टी को छोड़ करके वो आरजेडी की तरफ नहीं मूव कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फिर दल बदल विरोधी कानून लगा दिया जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है कि दल बदल विरोधी कानून के कारण वो अपना राय रख ही नहीं पाता है, आज़ादी नहीं मिलता है, उन्हें अपने पार्टी के निर्देशों का पालन करना होता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच ही रहा है। इस बात को भी समझिएगा। ठीक है, दूसरा है सरकारों को बचाने का माध्यम बनना। कई बार सरकारें अल्पमत में आने के बावजूद दल बदल विरोधी कानून के तहत बच जाती हैं, क्योंकि विधायकों सांसदों को पार्टी लाइन के खिलाफ जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो पार्टी के खिलाफ अगर कोई विधायक या सांसद जाएंगे तो उनको अयोग्य ठहराया जाएगा। और लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि अल्पमत में आने के बावजूद, आपको याद होगा कि वर्ष 2020 की वो बात थी, जब एक लोकप्रिय नेता, आप लोगों ने सचिन पायलट का नाम सुना ही होगा, तो सचिन पायलट और उनके समर्थक जो भी विधायक थे, तो कांग्रेस से क्या किया कि वो उन्होंने असंतोष जताया, मतलब उनकी नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे। तो वो खुल करके लेकिन वो खुल करके वो सरकार के खिलाफ आ ही नहीं सकते थे। और अगर खुल करके खिलाफ कांग्रेस के आते या कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वो वोट डाल देते, तो दल बदल कानून के तहत वो अयोग्य घोषित कर दिए जाते। ठीक है, और इसी मजबूरी के कारण सार्वजनिक विरोध तो उन्होंने किया, लेकिन वो सरकार के खिलाफ वोट नहीं कर पाए, और अशोक गहलोत की सरकार जो थी वो बच गई थी। तो ये रहा। और आप 2022 23 की बात ये है, 23 में आप लोगों ने झारखंड में जो हेमंत सोरेन हैं, तो हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भी उनके कई विधायकों ने असंतोष जताया था। लेकिन अगर वे पार्टी के खिलाफ वोट डाल देते तो दल बदल कानून उन पे डाल दिया जाता, और इसके तहत वो अयोग्य हो जाते। तो इसी कारण से कई बार क्या होता है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, इस कानून के कारण अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डालते। पार्टी व्हिप को फॉलो करना पड़ता है। व्हिप का आप लोगों ने देखा होगा ये शब्द। तो पार्टी की जो अनिवार्य दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है असंतुष्ट विधायकों सांसदों की आवाज दबना। तो यदि किसी दल के भीतर असंतोष बढ़ता है तो विधायक सांसद पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इससे सरकार के खिलाफ आंतरिक असंतोष बढ़ता है, और लेकिन खुल करके सामने नहीं आ पाता। ये इसी का थोड़ा अगला विस्तार है।
और राजनीतिक अस्थिरता के नए रूप। हाल के वर्षों में स्पीकर की भूमिका और विधायकों सांसदों के सामूहिक इस्तीफे, जैसे अभी मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश वाले का बताया था, जिसके कारण 15 महीने के भीतर ही जो कमलनाथ की सरकार थी वो गिर गई थी। तो विधायकों और सांसदों के सामूहिक इस्तीफे जैसे तरीके अपना करके इस कानून को भी दरकिनार किया गया है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता के नए रूप सामने आए हैं। अब एक निष्कर्ष भी हम लोग डाल देंगे। तो निष्कर्ष डाल देंगे कि दल बदल विरोधी कानून सरकारों की स्थिरता बनाए रखने में सहायक रहा है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, इसके कुछ कमियां भी हैं, विशेषकर विधायकों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर। इसे और प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक निकाय के द्वारा दल बदल संबंधी मामलों का निपटारा, क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो ये तय करे कि हाँ इन्होंने दल बदल किया है, तो वो जांच करे, केवल स्पीकर के भरोसे ही नहीं। स्पीकर की भूमिका को सीमित कर दिया, चूंकि स्पीकर जो है वो एक पार्टी का ही दिशा निर्देश फॉलो करता है, या उसका जो झुकाव रहता है वो दलीय झुकाव रहता है। जिस भी दल का स्पीकर रहेगा स्वाभाविक रूप से उस दल का की तरफ उसकी झुकाव रहेगी। वैचारिक दल बदल तथा राजनीतिक अवसरवाद के बीच अंतर स्पष्ट करना जैसे सुधार किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से दल बदल को और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये दल बदल का जो सवाल मैंने आप लोगों को दिया था कि दल बदल जो विरोधी कानून है वो भारत में सरकारों की स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो स्थिरता को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभावित करता है, जिसपे मैंने भी चर्चा किया है। थैंक यू।